शिक्षण में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संगीता यादव है। मैं हनुमान नगर मनपा माध्यमिक हिंदी शाला से हूँ। मेरा विषय है इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान और आज का मेरा घटक है उत्तर पत्रिका स्वरूप। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन शेयर किया मैंने, नए प्रारूप के अनुसार नमूना कृति पत्रिका। आपको जो पेपर आता है इतिहास का वो 40 नंबर का टोटल आता है और उसका समय रहता है 2 घंटे और जो इतिहास रहता है वो आपको 28 मार्क्स का होता है और जो राजनीतिक विज्ञान रहेगा वो 12 नंबर का आपको करना रहता है। अभी यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई हैं आपको, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। प्रश्नों सभी कृतियों एवं प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य होता है। प्रश्नों के सामने अंक, प्रश्नों के पूर्ण अंक दर्शाते हैं। 1 से लेके 5 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको इतिहास विषय के रहेंगे। फिर 6 से लेके 9 तक जो प्रश्न रहेंगे वो राजनीति विज्ञान के रहते हैं आपको। और प्रश्न पहले का प्रश्न क्रमांक 6 में पूर्ण कथन लिखना अनिवार्य होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जैसे मैं आगे स्लाइड करूंगी आपको पूरा अच्छे से बताती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनना है आपको। प्रश्न क्रमांक 5 में प्रश्न 1 का जो ब रहेगा उसमें केवल आपको असत्य जोड़ी को क्या करना रहता है, पहचान के से बाहर लिखना रहता है, उसको सुधार कर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 2 और तथा 8 के ब में दिया गया संकल्पना चित्र। पेपर में आपको देखो संकल्पना चित्र होता है, तालिका पूर्ण करने को दिया जाता है, उसे आपको पेन से ही बनाना रहता है, ना कि पेंसिल। पेंसिल का उपयोग आपको कहीं पे भी नहीं करना है आकृति बनाने के लिए। पेन के द्वारा ही आपको वो डायग्राम बनाना है और पेन से ही उसका आंसर आपको उसमें लिखना होता है। अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है इतिहास। प्रश्न पहले का अ, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथन पूर्ण कीजिए। मार्क्स है 3 नंबर, मतलब ये आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा और ये तीनों करना अनिवार्य है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 से 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक सही रहेगा, बाकी का 3 जो है वो गलत रहेगा। तो यहाँ पे पहला मैं पढ़ रही हूँ, मथुरा शिल्प शैली का उदय डैश शासन काल में हुआ। ये आपको देखो जुलाई 2019 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे इसका आंसर कुषाण, गुप्त, राष्ट्रकूट, मौर्य। तो इसमें से जो सही आंसर है वो कुषाण है। तो आपको इसके अंदर भरना है, जो आपको रिक्त स्थान सामने दिख रहा है उसमें आपको कुषाण भरना रहेगा। दूसरा है 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में डैश के रूप में मनाया जाता है। तो वहां पे आपका आंसर आएगा पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, मैंने अंडरलाइन भी किया है। तीसरा है बाबूराव पेंटर ने डैश फिल्म बनाई। बाबूराव पेंटर ने डैश फिल्म बनाई, सैरेंद्र। वहां पे आंसर आएगा सैरेंद्र। आगे जो आपको स्लाइड दिख रही है उसमें देखिए उत्तर लिखा हुआ है। पहला कैसे आपको प्रॉपर लिखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ आंसर लिख देंगे, मतलब कुषाण लिख के छोड़ देंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, जो मैंने ऊपर सूचना पढ़ी थी उसमें यही दिया गया था। प्रश्न पहले का जो है वो पूरे सेंटेंस में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मथुरा शिल्प शैली का उदय कुषाण शासन काल में हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से आपको जो खाली जगह है विकल्प चुन के लिखना है, इस तरह से आपको पेपर में लिखना है, तभी आपको हर रिक्त स्थान पे एक एक पॉइंट मिलेगा।
दूसरा, 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो आपका आंसर है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। कितने बच्चे होते हैं जो आंसर लिख देते हैं, अंडरलाइन नहीं करते हैं, वो भी आपका गलत होगा। जो उत्तर चेक करने वाला रहेगा उसको कैसे समझेगा, तो आपको वहां पे नीचे अंडरलाइन करना है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, जो आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। बाबूराव पेंटर ने सेरेंदी फिल्म बनाई, तो सेरेंदी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्वेश्चन पहले का अ था। अभी यहाँ पे प्रश्न पहले का ब। नीचे दिए गए प्रत्येक समूह की असत्य जोड़ी पहचानिए और उसे लिखिए। इसमें आपको असत्य जोड़ी पहचानना है और उसे सिर्फ असत्य जोड़ी पहचानने के बाद उसको वैसे का वैसा नीचे उतार देना है, सेम वैसे ही लिख देना है। और इसमें सुधार के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला आपको दिया है कुट्टीपट, केरल की संस्कृत नाट्य परंपरा। टीचर आवाज पश्चिम बंगाल का नृत्य, रामलीला, उत्तर भारत की प्रस्तुति, कालबेलिया, राजस्थान का लोक संगीत और लोक नृत्य। तो इसमें आपका राइट जो असत्य है वो दूसरा है। आप यहाँ देख सकते हैं, रमन पश्चिम बंगाल का नृत्य। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। अल्तमस, ताजमहल का निर्माण सम्राट अकबर। गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल शाह की कब्र। सांची तथा हरहुत स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक। इसमें से जो असत्य है वो ताजमहल का निर्माण सम्राट अकबर, ये असत्य है, इसे आपको बाहर लिखना है। मतलब ये उत्तर हो गया। यहाँ पे देखिए उत्तर कैसे लिखा हुआ है, ताजमहल का निर्माण, आगे वही सेंटेंस आपको सेम उतार दिया गया है, सम्राट अकबर। ये ऊपर आप देख सकते हो ऊपर असत्य जोड़ी लिखा हुआ है। आप उत्तर लिखोगे और नंबर देना जरूरी है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा लिख रहे हो, किसका लिख रहे हो, वो नंबर देना आपको जरूरी है। इसी प्रकार से यहाँ आपको तीसरा भी पूछा गया है। थोरले माधव राव पेशवे, बीज कीर्तन, संगीत शाकुंतल, अड़ा साहेब किर्लोस्कर, संगीत शारदा, श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, संगीत मान कृष्णाजी प्रभाकर। इसमें से आपको संगीत शारदा जो है वो असत्य जोड़ी है, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है। आगे प्रश्न क्रमांक दूसरे का प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है वो 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कोई दो, आपको यहाँ पे 3 पूछा जाएगा और उसमें से आपको जो 2 आ रहा है अच्छे से वो 2 आपको लिखना है। इसमें आपको संकल्पना चित्र पूछा जाता है, काल रेखा पूर्ण करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, आकृति पूर्ण करो। इस तरह 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो जो पहला आपका है, नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें है एक साइड में आपको इतिहासकार दिख रहा है और दूसरा ग्रंथ का नाम है। तो यहाँ पे आपको बीच में 4 ऐसे रिक्त दिख रहे हैं कि जो आपको भरना है। इतिहासकारक के नाम आपको दिए गए हैं और कहीं कहीं पे आपको इतिहासकारक के नाम लिखना है, उनके ग्रंथ के बारे में दिया है, तो ये आपको भरना रहेगा। एक अगर आपका राइट होता है तो आपको वहां पे हाफ मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 आपका राइट होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और चारों राइट होते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको पेपर में नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे जेम्स मिल, ये तो पूरा लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स ग्राड डफ, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो द हिस्ट्री ऑफ द
मराठास, ये ग्रंथ उन्होंने लिखा था। इसी प्रकार से आपको द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, द श्री डांगे, फिर ग्रंथ का नाम है हु वेयर द शूद्रास, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, माउंट स्टूअर्ट एल्फिस्टन, श्री डांगे, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये ग्रंथ का नाम है। तो ये आपको इस तरह से लिखना रहेगा, उत्तर आपको इस तरह से लिखना रहेगा। ये जो बॉक्स है आपको पेन से बनाना है और पेन से ही लिखना है। दूसरा, इसमें से 3 है आपको, पहला हमने देख लिया। दूसरा है निम्न आकृतिबद्ध पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको देखो सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल के अंदर लिखा है कठपुतलियों के प्रकार लिखना है। 4 आपको सर्कल दिए गए हैं, वो आपको भरना है। और ये मार्च जुलाई 2019 में पूछा जा चुका है बोर्ड के पेपर में। तो यहाँ पे आपको इसके जो प्रकार है वो लिखना है। 20 रुपए क्या? फिर तीसरा है आपको निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। इसका उत्तर हम आगे देखेंगे, पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये भी देखो जुलाई 2019 में पूछा जा चुका है। कोसों के प्रकार, कोसों के प्रकार कितने हैं वो लिखना है, और कठपुतलियों के प्रकार क्या है वो लिखना है। ये 2 डायग्राम आपको दिए गए हैं, इसे आपको कैसे लिखना है आगे देखिए। यहाँ पे देखिए उत्तर है आपके सामने। कठपुतलियों के प्रकार में छाया कठपुतली, हथ कठपुतली, सूत कठपुतली, काष्ठ कठपुतली, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये भी पेन से ही बनाना है आपको। उसके बाद आपको तीसरा था कोशों के प्रकार, उसमें आपको कोश के प्रकार में है शब्दकोश, विश्वकोश, सूचीवाड़ में, कोश सदृश्यवाड़ में। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। आपको 3 दिया रहेगा, 3 में से जो 2 आ रहा है आपको वही 2 आपको लिखना है, तीनों नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रश्न दूसरे का ब आता है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी। आपको टिप्पणी लिखनी रहेगी, कोई 2 लिखना रहेगा, 3 आपको दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 3 में से 2 जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आपको 2 लिखना है। कितने मार्क्स के लिए? एक जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे पहला है एनल्स प्रणाली, दूरदर्शन, कृषि, पर्यटन। यहाँ पे जो भी मैंने अभी नाम पढ़े हैं देखिए आप, जुलाई में पूछा जा चुका है, जुलाई 2019 में ये सारे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए। एनल्स प्रणाली, उत्तर देखिए आपको किस तरह से लिखना है। एनल्स प्रणाली के अंदर क्या क्या आपको आता है टिप्पणी में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एनल्स प्रणाली जो है राजनीतिक अध्ययन के साथ ही, मतलब राजनीतिक जो अध्ययन है, राजनीतिक के बारे में जो जानकारी है उसी के साथ में क्या क्या आपको यहाँ पे ध्यान देना है। स्थानीय लोग, तत्कालीन जलवायु, व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन, मानव समूह की मानसिकता का अध्ययन करना महत्वपूर्ण माने जाने लगा एनल्स प्रणाली के अंदर। और इसी विचार प्रणाली को ही एनल्स प्रणाली कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई उसकी, और उसके अंतर्गत क्या आता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे याद करना है। जैसे आपको कृषि, व्यापार, तत्कालीन जलवायु, स्थानीय लोग, ये सब मेन पॉइंट है। संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन, मानव समूह, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगर ये इतना आपको याद है तो ये पूरा सेंटेंस आप बना के लिख सकते। राजनीतिक अध्ययन के साथ ही स्थानीय लोग, तत्कालीन जलवायु, व्यापार, कृषि, परिवहन, संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन इत्यादि महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इसी विचार प्रणाली को एनएल प्रणाली कहते हैं। कितना इजी है याद करना अगर आप इस तरह से याद करोगे तो। दूसरा उसी में
एनल्स अर्थात वार्षिक प्रतिवेदना घटना जिस काल में घटित हुई उसका केवल राजनीतिक ही नहीं अपितु तत्कालीन, मतलब जो घटना घटित हुई है उसका केवल राजनीतिक के बारे में ही नहीं अपितु तत्कालीन सामाजिक आर्थिक सभी दृष्टियों से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा मानने वाली एनल प्रणाली को फ्रांसीसी इतिहासकारों ने सर्वप्रथम विकसित किया है। दूसरा है दूरदर्शन। दूरदर्शन के बारे में आप सभी को अच्छे से मालूम है और इसको आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आप बना के लिख सकते हो। दूरदर्शन जो है श्रव्य माध्यम होने के कारण दूरदर्शन पर सुनी जाने वाली जानकारी के साथ दर्शकों को संबंधित चलचित्र भी देखने को मिलते हैं। कान से आप सुनते भी हो और आंखों से देखते भी हो। विश्व की सभी घटनाएं दूरदर्शन के छोटे पर्दे पर हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। जितने मतलब इस विश्व में जो भी घटित हो रहा है हम अपने टीवी के माध्यम से घर बैठे देख सकते हैं। सामाजिक समस्याएं, शैक्षिक तथा आर्थिक चर्चा, राजनीतिक घटना आदि दूरदर्शन के पर्दे पर देखी जा सकती हैं। खिलाड़ी, नेता, किले, युद्ध आदि बातों पर आधारित जानकारी दूरदर्शन के पर्दे पर उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है और इसे ही दूरदर्शन अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है। उसके बाद है थर्ड कृषि पर्यटन। अब ये कृषि से संबंधित है तो कृषि एवं कृषि संबंधित उपक्रमों को देखने के लिए की जाने वाली यात्रा को कृषि पर्यटन कहते हैं। कितना इजी है, याद भी कैसे करना है आपको। कृषि और कृषि में लगने वाले जो उपक्रम है उनको देखने के लिए की जाने वाली यात्रा को हम कृषि पर्यटन कह सकते हैं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर कृषि अनुसंधान चल रहा है। अभी जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है इस कार्य में बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं। तो इस कार्य के लिए संपूर्ण भारत में कृषि अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। थर्ड पॉइंट है फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी, मिट्टी की गुणवत्ता, केचुए की खेती, खेती की थैलियां, फल बाग आदि उपक्रम देश के कुछ भागों में चलाए जाते हैं। सिक्किम राज्य सेंद्रीय उत्पादन राज्य के रूप में घोषित हुआ है। इस तरह से आपको टिप्पणी लिखना है। तो ये मैंने 3 आपको बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन इसमें से आपको 2 ही लिखना है जो आपको अच्छे से 2 आते हैं। फिर आपको प्रश्न तीसरा, निम्न कथन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसको कारण सहित क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। और सॉरी, कितना करना है, कोई 2 ही करना है। आपको यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, 4 में से कोई 2 करना है और आपको 4 मार्क्स के लिए दिया है। मतलब एक आप करोगे तो 2 पॉइंट, दूसरा करोगे तो 2 पॉइंट, टोटल कितने हो गए 4 पॉइंट। इसमें से कोई 2 आपको जो अच्छे से आता हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता। आप क्वेश्चन देख रहे हो, इस तरह से आपको दिया रहेगा। मैं आगे आपको आंसर बताती हूँ किस तरह से लिखना है। पहला देखिए, ये पहले का उत्तर है। पहला मीन्स प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला, इसका आंसर। पॉइंट वाइज लिखना है आपको। आप जैसे टिप्पणी लिखते हो टिप्पणी लिखो, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। पॉइंट वाइज रहेगा तो वो दिखने में भी अच्छा रहता है और जो चेक करने वाला आपकी जो उत्तर पत्रिका रहती है वो साफ सुथरी दिखाई देती है। 1 पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क्स रहता है। आपने 2 पॉइंट लिखा तो 1 मार्क्स, 4 पॉइंट लिखा तो 2 मार्क्स। इस तरह से आपको पेपर में उत्तर लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में उत्पन्न हुए आत्मबोध से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को गति मिली। दूसरा पॉइंट, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए भारत के पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास का विभिन्न प्रांतों के इतिहास लेखन ने विरोध किया। तीसरा है प्रादेशिक विशेषताओं की ओर इतिहासकारों का अध्ययन आकर्षित किया गया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रभाव तो था ही, उसे ही प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला।
यहाँ पे दूसरा है आपको, दूसरा कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरे का पहला, कला वस्तुओं के क्रय विक्रय का एक स्वतंत्र क्षेत्र होता है। क्रय खरीदना, विक्रय बेचना। कोई जानकारी व्यक्ति ही यह बता सकता है कि कला वस्तु नकली है अथवा असली। उसकी धातु, लकड़ी का प्रकार, उसका स्तर गुणवत्तापूर्ण है अथवा नहीं। कला वस्तु की कला का स्तर कैसा है, इसकी सही जानकारी कलाकार ही दे सकता है। कला वस्तु का मूल्य निश्चित करते समय उपर्युक्त सभी बातों का परीक्षण आवश्यक होता है। यह परीक्षण तज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है और इसीलिए कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है। इस तरह से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने होते हैं। उसी प्रकार से तीसरे का, चौथे का आपको यहाँ पे आंसर दिया है। तीसरा मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तीसरा है, समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है। देखिए, किसी समाचार, थर्ड का पहला, किसी समाचार की विस्तृत समीक्षा करते समय समाचार पत्रों को उसके भूतकाल का शोध करना पड़ता है। दूसरा, दिन विशेष जैसे स्तंभ देते समय भी पूर्व की घटना की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। समाचार पत्र में कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं जो इतिहास पर ही आधारित होते हैं। ऐसे स्तंभों से भूतकाल की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। समाचार, चौथा पॉइंट, समाचार पत्र भूतकाल की घटना, युद्ध, नेता आदि की शताब्दी अथवा 50-57 वर्ष पूर्ण हो जाने के निमित्त लेख विशेष परिशिष्ट निकालते हैं। ऐसे स्थिति में संबंधित घटना के भूतकाल का अध्ययन करना पड़ता है। इसीलिए समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता अनुभव होती है। ये आपको थर्ड का आंसर हो गया। उसी प्रकार से चौथा है आपको, खेल से संबंधित है ये, खेल प्रतियोगिता। 20वीं-21वीं शताब्दी में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ और सभी खेल प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण विश्व के कोने कोने में एक ही समय पर होता है। इसी के कारण शौकिया खिलाड़ी सीखने के लिए और दर्शक मनोरंजन के लिए प्रतियोगिताएं देखते हैं। संन्यास प्राप्त खिलाड़ी समालोचना के लिए चैनलों पर आते हैं। मतलब जो संन्यास ले चुके रहते हैं वो क्या करते हैं, देखो क्रिकेट वगैरह में बोलने के लिए माइक पे आते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथे में निम्न परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है 4 नंबर के लिए। जैसे आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ना है, उसी के अंदर उसका आंसर छुपा रहता है। पढ़ के उसका आंसर उसी में से ढूंढ के आपको लिखना रहता है। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, विश्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाला संग्रहालय मेसोपोटामिया में उर नामक प्राचीन नगर का उत्खनन करते समय पाया गया था। यह उत्खनन अंग्रेजी पुरातत्वज्ञ सर लियोनार्ड वुली ने 1922 ईस्वी से 1934 ईस्वी की कालावधि में किया था। यह संग्रहालय एनी गोल्डीन नामक मेसोपोटामिया की राजकन्या ने बनाया था। अभी यहाँ पे इसको किसने बनाया था उसके बारे में बताया गया है। और ये संग्रहालय विश्व का सबसे प्राचीन माने जाने वाला है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यह स्वयं उस संग्रहालय की संग्रहपाल के रूप में कार्य करती थी। ये जो एनी गोल्डी नामक राजकन्या थी वो यहाँ पे कार्य करती थी। इस संग्रहालय में बरामद प्राचीन वस्तुओं के साथ उन वस्तुओं का विस्तार
में वर्णन करने वाली मिट्टी की टिकिया थी। इतना आपको दिया गया है। अब उसके उत्तर बताओ तो मैं नीचे देख आपको पढ़ लियो तो ये आपको प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे प्राचीन माना जाने वाला संग्रहालय कहाँ पाया गया। विश्व का, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो। जब तक आप ये पैसेज को 2 बार पढ़ोगे नहीं, आप आंसर अच्छे से नहीं लिख सकते हो। और ये जो पैसेज आपको दिया जाता है, ये कहीं बाहर से नहीं रहता है। जो हिस्ट्री की आपकी टेक्स्ट बुक होती है, जब आप देखो चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको साइड में चौकोन में रंगीन कलर में एक पैसेज दिया रहता है। वो हर चैप्टर में पैसेज रहता है, उसी हर चैप्टर में से आपको कोई पैसेज यहाँ पे उठा के पेपर में दे देता है। ये देखो प्रकरण 3 का है और ये जुलाई 2019 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीन माना जाने वाला संग्रहालय कहाँ पाया जाता है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। इसका उत्तर आप देख सकते हो यहाँ पे, विश्व का सबसे प्राचीन माना जाने वाला। आपको पैसेज में देखना है, तो यहाँ की जो पहली और दूसरी लाइन है वही आपको पहले लिखना है। दूसरा है, यह संग्रहालय किसने बनाया था, तो आपको वहां पे आएगा, यह संग्रहालय मेसोपोटामिया की राजकन्या एनी गोल्ड ने बनाया था। अब इस तीसरा क्वेश्चन है, इस संग्रहालय की विशेषता में आपको 2 नंबर के लिए पूछा गया है, तो आपको 2 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। तो पहला है, यह संग्रहालय विश्व का सबसे प्राचीन संग्रहालय था, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो लास्ट का पैसेज है उसमें देखो, यह इस संग्रहालय में बरामद प्राचीन वस्तुओं के साथ उन वस्तुओं का विस्तार में वर्णन करने वाली मिट्टी की टिकिया थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, उसके बाद आपको प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। कार्ल मार्क्स का द्वंद्व, इसमें से भी कोई 2 करना रहेगा आपको। 2 प्रश्नों के उत्तर, 4 दिए रहेंगे, 2 मैम आपको आपका करने आवाज रहेंगे। नहीं आ रहा है। एक मिनट। टीचर, इन लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हमें आवाज अच्छे से आ रही है। हाँ मैम। हेलो मैम। ओके, तो नेटवर्क इशू होगा तो कुछ बच्चों को आवाज नहीं जा रही है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, 4 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से 2 आपको करने रहेंगे। पहला है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्व सिद्धांत अथवा वर्गवाद सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, मैदानी खेल और घरेलू खेल के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। आपको जो 7वां लेसन है वो उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको चौथा और छठा चैप्टर हिस्ट्री में कैंसिल है, तो बाकी के अगर आप एक साइड के 4 लेसन भी बहुत अच्छे से करते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन में से आपको 2 क्वेश्चन ही करने रहते हैं। अगर इधर की 2 क्वेश्चन पूछ दिया तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को करना। यहाँ पे देखिए, पहले का उत्तर है, इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 पॉइंट में आपको लिखना है। पहला पॉइंट, इतिहास अमूल्य कल्पनाओं का न होकर सजीव मनुष्यों का होता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप मनुष्यों के पारस्परिक संबंध। इस प्रकार से आप देखो उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, ये पहले का उत्तर हो गया। यहाँ पे दूसरा है, मैदानी खेल और घरेलू खेल के बीच में निम्नलिखित बातों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, एक साइड में मैदानी खेल और घरेलू खेल के विषय में दिया गया है अंतर स्पष्ट। तो
तो यहाँ पे मैदानी खेल मैदानों में खड़े होकर खेले जाते हैं। जो घरेलू खेल होते हैं वो घर में बैठ के खेले जाते हैं। ये घर में अथवा कहीं पर भी बैठ के खेले जा सकते हैं। मैदानी खेलों के लिए व्यायाम तथा कौशल की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। एक में अगर आवश्यकता होती है तो दूसरे में आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे देखो, खेलों में अपेक्षाकृत कम व्यायाम तथा कौशल की आवश्यकता होती है। मैदानी खेलों के लिए शारीरिक क्षमता, शक्ति की आवश्यकता होती है, और जो घरेलू खेल है उसके लिए शारीरिक क्षमता और शक्ति की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है। मतलब ज्यादा शक्ति नहीं रहेगी तो भी आप घर में बैठ के ये खेल खेल सकते हो। शक्ति, चौथा पॉइंट, और सब पॉइंट में ही लिखना है। शक्ति अधिक खर्च होने के कारण इन खेलों में थकान जल्दी आती है, और यहाँ पे शक्ति की आवश्यकता न होने के कारण इन खेलों में थकान जल्दी नहीं आती है। इसी प्रकार से आपको पांचवा दिया है, मैदानी खेल रोमांचक होते हैं, आनंद भी अधिक आता है। घरेलू खेल जो होते हैं वो रोमांचक नहीं होते हैं और आनंद कम आता है। इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज दिया गया है। मैदानी खेलों में शारीरिक कौशल आवश्यकता होने से प्रशिक्षण तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो मैदान के ऊपर खेले जाते हैं उसके लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अभ्यास की उतनी आवश्यकता नहीं होती है घरेलू खेलों के अंदर। मैदानी खेलों में कबड्डी, हॉकी, खो खो, क्रिकेट आदि देसी विदेशी खेलों का समावेश होता है। घरेलू खेलों में शतरंज हो गया, ताश हो गया, कैरम हो गया, ये सब घरेलू खेलों में समाविष्ट होते हैं। उसी प्रकार से थर्ड का आंसर हो जाएगा, पर्यटन से व्यक्ति और देश दोनों को लाभ। पर्यटन से संबंधित है तो देखो पॉइंट वाइज आपको 6 पॉइंट दिया गया है। पहला है, पर्यटन के कारण स्थानीय रोजगार में वृद्धि होती है। नए बाजार निर्मित होने पर पर्यटन स्थानों का विकास होता है। थर्ड है, नई बस्तियां निर्मित होती हैं, गांव का उद्धार होता है। वैश्विक पर्यटन के बढ़ने से देश विदेशी मुद्रा मिलती है। इस प्रकार आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में उत्तर लिखना होता है। ये पहले का ही है, दूसरे का ही है। यहाँ पे आपको फिर चौथा आएगा, कोश का महत्व। वहाँ पे आपको पूछा गया है तो कोश के महत्व में आपको पॉइंट में ही लिखना है। कोश के कारण ज्ञान पाठकों तक पहुंचता है, जिज्ञासा की पूर्ति होती है। कोश के द्वारा ज्ञान, जानकारी, संदर्भ सहजता से प्राप्त होता है। पाठक को अध्ययन करने की प्रेरणा, प्रोत्साहन मिलता है। कोश से शोधकर्ता अध्येता को विषय का पूर्ण ज्ञान, जानकारी मिलती है, और अध्यावसाय में वृद्धि करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। कोश राष्ट्र की सांस्कृतिक, बौद्धिक उन्नति के प्रतीक होते हैं, और इस प्रकार समाज का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक भाषिक समाज में कोश का बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे हमारा जो इतिहास है वो खत्म हो गया। अब यहाँ से हमारा मतलब पहले से लेके 5वें क्वेश्चन तक हमारा हिस्ट्री रहता है, वो अभी फिनिश हो गया है। अभी हमारा क्वेश्चन छठा आ गया, राजनीतिक विज्ञान। अब इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। राजनीतिक विज्ञान में ये भी खाली जगह है, इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। जैसे हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन ये इसमें राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला, महाराष्ट्र में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश आरक्षित रखे गए हैं स्थान। तो कितने प्रतिशत स्थान रखे गए हैं, वो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है और पूरा सेंटेंस लिखना है, न कि उत्तर लिख के आपको छोड़ देना है। यही चीज मैं बार बार बता रही हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे। फिर दूसरा है, विश्व में सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने डैश बड़ी चुनौती है। तो धार्मिक संघर्ष, नक्सलवादी गतिविधियां, लोकतंत्र को और दृढ़ बनाना, अपराधीकरण को महत्व।
अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है उसी का आंसर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में स्थानीय शासन संस्थाओं में, पूरा क्वेश्चन पहले लिखना है आपको, फिर जो आंसर रहेगा उसे भरना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो महाराष्ट्र में स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित रखे गए हैं। दूसरा, विश्व में सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने लोकतंत्र को और दृढ़ बनाना बड़ी चुनौती है। प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपको कारण सहित लिखना होता है। अगर आपने सत्य और असत्य लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, वो भी किस तरह से लिखना है मैं आगे आपको बताऊंगी। कोई 2 करना रहेगा, 4 मार्क्स के लिए आता है आपको। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ध्यान देना। हेलो मैडम। हाँ सर। हेलो। हाँ, आपकी हाँ। आवाज कम आ रही है, आप थोड़ा रेंज में रहिए, कभी आवाज कम ज्यादा हो रही है। ओके सर। यहाँ पे अगला हम देखेंगे सत्य असत्य। यहाँ पे देखिए, और जो सत्य असत्य है उसे किस तरह से लिखना है। अगर सत्य है तो उसे लिखना है यह कथन सत्य है। आप खाली सत्य लिखोगे तो वो आंसर गलत होगा, असत्य लिखोगे वो भी गलत होगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इतना ये लिखना है, जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा लिखना है, यह कथन सत्य है। अगर आपने इतना लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद आपने उसका कारण लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कारण के लिए आप पॉइंट में लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यद्यपि संविधान लिखित स्वरूप में है तो भी वह ग्रंथ में बंद न होकर प्रवाहमान होता है। दूसरा है, संविधान में बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होता है, ये उसका कारण है। संविधान में मूलभूत चौखट को आघात न पहुंचाते हुए जनता की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए संसद ऐसा परिवर्तन कर सकती है। संविधान के इस प्रवाहमान गुणधर्म के कारण ही उसका स्वरूप एक जीवित दस्तावेज की तरह होता है। तो इस तरह से आपको सत्य असत्य को लिखना रहता है। आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आपने अगर ये लिखा कि यह कथन सत्य है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। वो भी सत्य है असत्य है वो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। बाकी उसका आप कारण लिखोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरा तीसरा, तो आपको 3 उसमें दिया रहेगा, उसमें से 2 आपको जो आता है वो करना रहेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 8वां आ गया है। निम्नलिखित संकल्पना स्पष्ट कीजिए। संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। मध्यावधि चुनाव, आदिवासी आंदोलन, ये आपको 2 दिया है, कोई एक करना है। 2 दिया रहेगा, कोई एक आपको करना रहेगा। कितने मार्क्स के लिए रहेगा ये? 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो आप पहला देख सकते हैं, मध्यावधि चुनाव कभी कभी विशेष परिस्थिति में निर्धारित कालावधि के पहले ही लोकसभा अथवा विधानसभा का चुनाव कराना पड़ता है, ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। दूसरा है पॉइंट, बहुमत से सत्ता में आई सरकार समय सीमा से पहले ही दल में दरार पड़ने के कारण अल्पमत में आ सकती है। कभी कभी एक दल को बहुमत न मिलने पर 2 अथवा अनेक दल गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, परंतु सीमा से पहले ही गठबंधन में फूट पड़ने से सरकार अल्पमत में आ जाती है। चौथा पॉइंट है, अल्पमत में आई सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना न होने के कारण लोकसभा
और विधानसभा को समय से पहले ही बर्खास्त करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग को मध्यावधि चुनाव कराने पड़ते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट आ गया है आदिवासी चुनाव, सॉरी आदिवासी आंदोलन। आदिवासी आंदोलन में आपको वहां पे दिया हुआ था दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 पॉइंट में इसका आंसर लिखा गया है। आदिवासी प्रारंभ से ही वन संपत्ति पर आजीविका चलाने वाले समाज है। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के वन संपत्ति संबंधी अधिकार को समाप्त करने की कोशिश किए जाने के कारण कोलाम, गौड़, मुंडा आदिवासी के अंग्रेजों ने विरुद्ध जगह जगह विद्रोह किए थे। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र भारत में भी आदिवासियों की आजीविका की समस्या हल नहीं हो पाई है। वन भूमि पर उनका अधिकार, वन उत्पादन इकट्ठा करने, वन भूमि पर वृक्ष लगाने का अधिकार आदि मान्य नहीं किए जा रहे हैं। इसीलिए अनेक स्थानों पर आदिवासियों ने आंदोलन आज भी चलाए जा रहे हैं। अभी आपका 8वें का ब क्वेश्चन, 8वें का अ हमने देखा, अभी 8वें का ब देखेंगे। यहाँ पे आपको दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करना है। कोई एक ही कृति करना है। इसमें आपको 2 कृति दी जाएगी और ये कृति आपको पेन से ही बनानी है। तो यहाँ पे पहली है निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। ये प्रकरण दूसरा जुलाई में पूछा जा चुका है। यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मतदाता, इसको देखिए। और इसमें आपको दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है श्रम आंदोलन। जो घटनाएं हैं श्रमिक आंदोलन की, जो घटनाएं हुई थी निम्न सारणी में घटनाक्रम के अनुसार स्पष्ट कीजिए। मतलब उसको जो आपको सन दिया गया घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। ये 2 आपको दिया है, 2 में से कोई एक करना रहेगा। अब उसका उत्तर देख सकते हैं। पहले का स्वतंत्र भारत का पहला तो सुकुमार सेन। यहाँ पे 2 लोगों का सिर्फ नाम आपको याद रखना है, सुकुमार सेन और श्याम शरण नेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा भी आपको ब्लैंक्स में भर के दिया गया है आकृति में, आप देख सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पे उत्तर को भरना है। कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 शुरू होगा और इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षिप्त में देने होंगे। कोई भी एक, कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में दल पद्धति के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ और मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने पर। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन जुलाई में पूछे जा चुके हैं, उसका उत्तर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पॉइंट में आपको उत्तर लिखना है। देखिए 4 पॉइंट आपको दिया गया है। दल पद्धति के स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं, तो ये आप पॉइंट देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरे में भी आपको पॉइंट वाइज दिया है। दोनों क्वेश्चन में से जो आपको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन आपको उठाना है और वहां पे लिखना है। तो अभी यहाँ पे मेरा खत्म होता है। अगर किसी बच्चों को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो टीचर, हाँ बोलो बेटा। टीचर आप जो पढ़ा रहे थे बोर्ड का पेपर था ना, वो मुझे चाहिए था। ओके बेटा, तो ये पीपीटी मैं भेज दूंगी ना। ये 2000, हाँ बोलिए। 80 आप क्या लिख रहे हो बेटा? नहीं टीचर, थोड़ा बाकी लिख रही थी मैं, मगर हुआ नहीं कंप्लीट। ओके, मैं इसका पीपीटी भेज दूंगी ना बेटा। हाँ लिख। हाँ, और ये आपके बीएमसी चैनल पे मिल जाएगा आपको ये। टीचर मैं नहीं हूँ उस पे। टीचर ग्रुप में होमवर्क नहीं भेजो। बेटा, हेलो सुनो, ये जो अपना लेक्चर है इसका सारा वीडियो आपको बीएमसी एजुकेशन 10
यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हो ये, ठीक है। इस टॉपिक से संबंधित किसी को ओके कुछ मैम। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। टीचर, हाँ बेटा बोलिए। तज्ञों का मतलब? तज्ञ मतलब जो उस विषय का बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है, मतलब जैसे कि तज्ञ कोई पंडित है तो उसको पंडित का पूरा नॉलेज है। जैसे कोई इतिहासकारक है, उसको उस सब्जेक्ट का, उस विषय का बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसी को बोला जाता है तज्ञ। माइक्रो मतलब इसका नाम है क्या? नहीं, जैसे कि अभी इतिहासकारक है तो उसको उस विषय का बहुत अधिक ज्ञान है, उसको ही तज्ञ बोला जाता है। मतलब उस विषय का अधिक उसको नॉलेज है, आप उससे जैसे कुछ भी पूछोगे तो वो आपको बता देगा, तज्ञ। ओके, थैंक यू नाम नहीं। टीचर। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम। और किसी को सानिया कुछ पूछो। पूछना है? सानिया तुमने हाथ ऊपर किया है, पूछो सानिया। सर जवाब दी ना अभी। ओके, एक ही क्वेश्चन था। ओके ठीक है, धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, आपको भी। टीचर ग्रुप में होमवर्क भेजो।